वैदिक युग भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम काल माना जाता है, जिसने न केवल आर्यों की जीवन शैली, संस्कृति और धर्म को आकार दिया, बल्कि आगे चलकर संपूर्ण भारतीय सभ्यता की नींव रखी। जब हम वैदिक युग और आर्यों के प्रारंभिक निवास की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि आर्य कौन थे और उनका भारत में आगमन कैसे हुआ। इतिहासकारों के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए और उन्होंने सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत, विशेषकर पंजाब और अफगानिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास किया। आर्यों के प्रारंभिक निवास का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों की भूमि का उल्लेख है। इन 7 नदियों में सरस्वती, सिंधु, व्यास, सतलुज, रावी, चिनाब और झेलम शामिल थीं। यहीं से आर्यों ने अपनी संस्कृति की नींव डाली और धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों की ओर विस्तार किया। वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल को आर्यों का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय उनका जीवन सरल, प्राकृतिक और ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ था। लोग कृषि, पशुपालन और यज्ञकर्म पर आधारित जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेद में हमें इस काल के समाज और जीवन की झलक मिलती है। इसमें उल्लेख मिलता है कि आर्य लोग गाय पालते थे और गाय को धन, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक मानते थे। आर्यों के बीच गोमाता का स्थान इतना ऊंचा था कि युद्ध को भी गविष्णु कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों के लिए युद्ध। समाज की संरचना जनों और कुलों पर आधारित थी। जन एक बड़े समूह को कहा जाता था और विष छोटे समूहों के लिए प्रयुक्त होता था। परिवार समाज की मूल इकाई थी और परिवार का मुखिया पुरुष होता था, जिसे गृहपति कहा जाता था। राजनीतिक जीवन की बात करें तो आर्य समाज पूरी तरह से जनतांत्रिक प्रवृत्ति वाला था। राजा का चुनाव सभा और समिति जैसे जनसंगठनों के माध्यम से होता था। सभा और समिति 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, जहां जन सामान्य अपनी राय रख सकता था और राजा के कार्यों की समीक्षा कर सकता था। राजा का कार्य केवल प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक भी था। वह यज्ञ करता था और समाज की रक्षा करता था। ऋग्वैदिक काल का धर्म बहुदेववादी था। लोग अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, अश्विनी कुमार, सूर्य और मरुत जैसे देवताओं की उपासना करते थे। इनमें इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे, क्योंकि वे युद्ध और वर्षा के देवता थे। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का दूत माना जाता था। यज्ञ कर्म का विशेष महत्व था और आर्य मानते थे कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उन्हें समृद्धि प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, यज्ञ में भाग ले सकती थीं और सभा में अपनी बात रख सकती थीं। कई विदुषी स्त्रियों जैसे घोषा और अपाला का उल्लेख वेदों में मिलता है। इस काल में विवाह प्रथा भी सरल थी और स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन प्रमुख थे। लोग जौ और गेहूं की खेती करते थे। धातुओं में वे तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। व्यापारिक जीवन सरल था और विनिमय प्रणाली पर आधारित था। सिक्कों का प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हुए समाज और जीवन में कई बड़े बदलाव आए। उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा की घाटी की ओर बढ़े और यहां बसना शुरू किया। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी और लोहे के औजारों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे नगरों का विकास हुआ और व्यापार में तेजी आई। इस समय सिक्कों का प्रयोग भी शुरू हुआ और व्यापारिक वर्ग का महत्व बढ़ा। समाज की संरचना भी बदलने लगी। वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी और ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया। क्षत्रिय वर्ग राजनीतिक और सैन्य शक्ति के कारण प्रभावशाली बना, जबकि वैश्य वर्ग व्यापार और कृषि में अपनी भूमिका निभाता था। शूद्रों को समाज में सबसे नीचे स्थान दिया गया और उन्हें केवल सेवा कार्यों तक सीमित कर दिया गया। इस समय स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी। उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और यज्ञ कर्म में भाग लेने का अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तर वैदिक काल में बदलाव हुआ। छोटे छोटे जनपदों में बदलने लगे और महाजन पदों का उदय हुआ। राजा की शक्ति बढ़ी और उसका पद वंशानुगत होने लगा। स्थायी सेनाओं का गठन हुआ और कर वसूलने की व्यवस्था विकसित हुई। धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन आया। यज्ञ कर्म जटिल होते गए और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा। इस काल में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें आध्यात्मिक चिंतन और आत्मा परमात्मा के संबंध पर गहन विचार किया गया। उपनिषदों ने भारतीय दर्शन की नींव रखी और ज्ञान, भक्ति तथा मोक्ष की अवधारणा को विकसित किया। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति की धरोहर है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ज्ञान, संगीत, यज्ञ कर्म और चिकित्सा विज्ञान का भंडार है। ब्राह्मण ग्रंथों ने यज्ञ कर्म की व्याख्या की, आरण्यकों ने ध्यान और तपस्या पर जोर दिया और उपनिषदों ने ज्ञान और आध्यात्मिकता की राह दिखाई।
इस प्रकार वैदिक युग केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारतीय इतिहास का आधारभूत काल था। आर्यों के प्रारंभिक निवास से लेकर गंगा की घाटी में उनके विस्तार तक वैदिक युग ने भारतीय सभ्यता को वह स्वरूप दिया जिसने आने वाले युगों में मौर्य, गुप्त और अन्य साम्राज्यों की नींव रखी। इस युग ने हमें न केवल वेदों के रूप में अमूल्य साहित्य दिया बल्कि जीवन के उन सिद्धांतों की भी शिक्षा दी जो आज भी भारतीय समाज की आत्मा में गहराई तक रचे बसे हैं। वैदिक युग का दूसरा चरण यानी उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास में बेहद निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसी दौर में आर्यों की जीवन शैली, समाज और राजनीति में गहरे परिवर्तन दिखाई देने लगे। प्रारंभिक आर्य जहां 7 नदियों की भूमि यानी सप्त सिंधु प्रदेश में बसकर सरल और ग्रामीण जीवन जीते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में वे गंगा यमुना की उपजाऊ घाटियों में आगे बढ़े और धीरे धीरे विशाल भूभाग पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। इस परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण था लोहे के औजारों का प्रयोग, जिसने कृषि को नई दिशा दी। अब खेतों की जुताई गहरी होने लगी, जंगल काटकर उपजाऊ जमीन खेती योग्य बनाई जाने लगी और अन्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। इस अतिरिक्त उत्पादन ने जनसंख्या बढ़ाई, व्यापार को प्रोत्साहित किया और नगर जीवन का विकास किया। नगरों में व्यापारी, कारीगर, लोहार, बुनकर और कुम्हार जैसे व्यावसायिक वर्ग उभरने लगे, जिनसे आर्थिक जीवन और अधिक विविध और गतिशील हो गया। इस समय सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ और विनिमय प्रणाली धीरे धीरे मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने लगी। समाज की संरचना में भी बड़े बदलाव आए। जहां ऋग्वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत सरल और लचीला था, वहीं उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी। ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ और धार्मिक क्रियाओं, विशेषकर यज्ञ कर्म पर उनका नियंत्रण बढ़ा। क्षत्रिय वर्ग राजनीतिक और सैन्य शक्ति के कारण प्रभावशाली बना रहा, जबकि वैश्य वर्ग व्यापार और कृषि में अपनी भूमिका निभाता था। शूद्रों को समाज के सबसे नीचे स्थान पर रखा गया और उन्हें केवल सेवा कार्यों तक सीमित कर दिया गया। इस सामाजिक ढांचे ने आगे चलकर भारतीय समाज को जाति व्यवस्था के रूप में प्रभावित किया, जो कई शताब्दियों तक बनी रही। स्त्रियों की स्थिति भी इस काल में पिछड़ने लगी। जहां ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, यज्ञ में भाग ले सकती थीं और समाज में स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाती थीं, वहीं उत्तर वैदिक काल तक आते आते उन्हें शिक्षा और धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विवाह प्रथा अधिक कठोर हो गई और स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगने लगे। राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। छोटे छोटे जन और ग्राम अब बड़े बड़े जनपदों पदों में बदलने लगे। राजा की शक्ति पहले की तुलना में अधिक बढ़ी और उसका पद धीरे धीरे वंशानुगत होने लगा। स्थायी सेनाओं का गठन किया गया और कर प्रणाली विकसित हुई। इससे न केवल राज्यों की शक्ति में वृद्धि हुई बल्कि आपसी संघर्ष भी बढ़े, क्योंकि हर जनपद अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता था। यह वही दौर था जिसने आगे चलकर महाजनपदों के उदय की नींव रखी। धार्मिक और दार्शनिक जीवन में भी उत्तर वैदिक काल ने नया मोड़ दिया। यज्ञ कर्म अधिक जटिल और महंगे होते चले गए, जिनमें ब्राह्मणों की भूमिका निर्णायक हो गई। देवताओं की पूजा में भी बदलाव आया। ऋग्वैदिक काल में जहां इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं का महत्व बढ़ने लगा। इस काल में ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई, जिन्होंने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता को नई दिशा दी। उपनिषदों ने आत्मा और परमात्मा के संबंध, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया। इससे भारतीय समाज में ज्ञान और आध्यात्मिकता की गहरी परंपरा विकसित हुई। शिक्षा का केंद्र गुरुकुल थे, जहां छात्र कठोर अनुशासन में रहकर वेद, वेदांग, दर्शन, गणित, खगोल और चिकित्सा का अध्ययन करते थे। शिक्षक और शिष्य का संबंध गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था, जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। आर्थिक जीवन में कृषि के साथ साथ व्यापार ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी और अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक मार्ग विकसित हुए, जिनसे वस्त्र, धातु, आभूषण और कृषि उत्पादों का आदान प्रदान होने लगा। इस समय भारतीय समाज में घोड़ा, रथ और हथियार भी शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक बन गए। सैन्य शक्ति का विकास हुआ और राजाओं ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए निरंतर युद्ध किए। इस काल ने न केवल समाज और राजनीति में गहरा परिवर्तन लाया, बल्कि आगे आने वाले युगों में भारत के विशाल साम्राज्यों की नींव भी रखी। वैदिक साहित्य, विशेषकर उपनिषदों ने आने वाले समय में बौद्ध और जैन दर्शन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया और भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। इस प्रकार वैदिक युग का उत्तरार्ध आर्यों के जीवन का वह चरण था जिसने भारतीय समाज को स्थायी रूप से प्रभावित किया और उसकी संस्कृति, राजनीति और दर्शन को वह स्वरूप दिया जो आज भी भारतीय जीवन में परिलक्षित होता है।
हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहें। धन्यवाद।